Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स अपना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, टाइम भी नहीं है अभी लास्ट में पढ़ने का, तो आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। अगर बात करें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर, अब भी अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि बहुत छोटे चैप्टर से दोनों, तो अगर हम कम टाइम में देख के कुछ नोट्स बना लें या फिर लास्ट में सिर्फ रिवाइज करके चले जाएं वीडियो को देख के, तो हम 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हाँ, ये वाली बात ठीक है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर जो क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा जो चैप्टर्स आपने पहले से कवर कर रखे हैं वो आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं, फिर आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। जो आपने चैप्टर्स पहले पढ़े अच्छे से उनको रिवाइज कर लो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप ये वीडियो देखना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता, जिसमें मैं बात कर रही हूँ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मोसपेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यहाँ से कई बार आता है एक आधा क्वेश्चन, वरना नहीं आता, ठीक है। आप चाहे लीव कर सकते हैं, अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना। अगर देखना स्टार्ट करें तो साथ साथ नोट्स बना लेना। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं भी है तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को वापस से प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना और अपना फीडबैक अगर आप बताना चाहें तो मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हम अपने क्रैश कोर्स में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो और न्यूक्लियर दोनों को ही साथ में कवर करेंगे, ठीक है। दोनों ही बहुत छोटे चैप्टर हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम इसको क्विक रिवाइज करेंगे क्विकली, ठीक है। अगर मैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो की बात करूँ तो वैसे तो ये बहुत वाइड टॉपिक, अगर मैं NMR और IR दोनों ही इंक्लूड कर लूँ इसमें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। लेकिन हम जनरली यहाँ पर सिर्फ ESR और मोसबेयर डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको जनरली एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी हम NMR IR का पोर्शन ऑर्गेनोमेटेरियल में पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ हम पहले ही पढ़ लेते हैं वो, तो इस वजह से हम सिर्फ यहाँ पर ESR और मोसबेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, ESR और EPR से। तो अगर मैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ, और तो और यहाँ पर मैंने एनालिसिस आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है और छोटा चैप्टर है, तो सारे ही टॉपिक जो हो जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या छाँटें, इस वजह से मैंने यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे टॉपिक ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ESR और EPR एक ही चीज़ है, या तो हम इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस बोलते हैं या तो हम इसको इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। दोनों ही एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं नाम में पैरामैग्नेटिज्म और स्पिन की बात आ रही है। तो जो ESR एक्टिव, पहले तो इसका अगर मैं रीजन बात करूँ कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पर्टिकुलर रेडिएशन में ही पड़ी जाती होगी, ठीक है। तो जो रेडिएशन यूज़ किया जाता है यहाँ पर वो क्या होता है, माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव, ठीक है। ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, माइक्रोवेव रीजन में पढ़ने को मिलता है। अब कौन से एक्टिव होते हैं ESR और कौन से इनएक्टिव होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो मेरी जो स्पिन है वो शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब स्पिन जो है वो मेरी 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका क्या है, अगर स्पिन 0 नहीं है तो मतलब वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड प्रेजेंट, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो बस यहीं से ये हम समझ में आता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो ESR हमारे एक्टिव होते हैं। जैसे मेरा ऑक्सीजन होता है, डाइऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एक्टिव होते हैं। रेडिकल स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी एक्टिव होती हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो भी ESR एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी एक्टिविटी की। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से कैसे हम इसको डील करेंगे, तो मुझे पता है जैसे स्पिन स्टेट है, तो अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो S की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, ठीक है। तो अब 1/2 स्पिन आ गई तो यहाँ से हमें स्पिन स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है। स्पिन स्टेट्स कैसे मिलेंगी, जो स्पिन स्टेट्स होंगी या डीजेनरेट स्पिन स्टेट्स की बात करूँ मैं, डीजेनरेट स्टेट्स की बात करूँ यहाँ से स्पिन स्टेट्स की, तो वो जो आएंगी वो आएंगी +S से लेके -S तक, ठीक है, +S। और टोटल कितनी होंगी वो 2S + 1 होंगी, ठीक है, +S, ठीक है। फिर -1 करते 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 -S। तो अगर मैं S = ½ ले लूँ तो यहाँ से क्या होगा, ½ ले लूँ तो +½ आएगी एक, और इसमें से -1 करूँगा तो -S ही आ जाएगा, -½ आएगी। तो इनके बीच में और कोई तो नंबर मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ
2 लेवल ही होंगे। अब यहाँ पर s इक्वल टू हाफ है, यहाँ पुट करके देख लो 2 ही आएंगे, ठीक है, तो 2 आते हैं। तो हमारा s इक्वल टू हाफ के लिए हमारे पास 2 डिजेनरेट स्टेट्स बन गई। अब ये 2 डिजेनरेट स्टेट्स जो बनी हैं उनको हम देखो कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। अभी तो ये डिजेनरेट है, दोनों लेवल ऐसे होंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस हाफ कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आ गया माइनस हाफ और यहाँ पे आ गया प्लस हाफ, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और मुझे ये सारा स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालूंगा इस पर और यहाँ पर ट्रांजिशन होगा और मुझे यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है यहाँ पर ये सारा स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, तो यहाँ पर भी ये जो आई है एनर्जी, तो यहाँ पर इनकी कुछ एनर्जी लेवल्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेट्स इनकी कुछ एनर्जी भी होगी। अगर इनकी एनर्जी की बात करूँ तो वो जो फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ms म्यू बी जी एंड बी मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू बी मेरा बोर मैग्नेटन है, जी मेरा जी फैक्टर है और ms मेरी आई है जो स्पिन स्टेट्स आई हैं उनकी वैल्यू। तो माइनस आएगी तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, कम एनर्जी इसलिए नीचे आया है, और प्लस आएगा तो ऊपर एनर्जी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं जनरली, जी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं वो प्लॉट करते हैं किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी अब हर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, जी वैल्यूज़ को से ही पोजीशन देखते हैं पिक्स की। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो जी कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं यहाँ पर ई डिवाइड बाय म्यू बी और ms, कुछ इस तरह से हम यहाँ से जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, स्पेक्ट्रम। तो कैसे स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को कि क्या होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी को हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी ले लूँ और यहाँ पर मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मुझे कुछ इस तरह से ब्रॉड सिग्नल देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा, यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड सिग्नल देखने को मिलता है। अब ये ब्रॉड सिग्नल क्यों आ रहा है, तो हमें पता है क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है, जो मेरी विड्थ होती है सिग्नल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए जो इनकी स्टेट्स होती हैं, यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इनका बहुत ही कम होता है, लेस टाइम, ठीक है, लेस टाइम पीरियड होता है, जिसकी वजह से अगर ये कम होगा तो विड्थ मेरी क्या आएगी, सिग्नल की ज़्यादा आती है। इस वजह से इसको पढ़ना थोड़ा इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं, तो मेरा जो सिग्नल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें शार्प पीक्स देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जी वैल्यू की, तो जी वैल्यू यहाँ पर ये जो इसके बीच में ये पॉइंट आता है, यही मेरी जी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटेंसिटी, और यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम जी वैल्यू से पोजीशन निकाल लेते हैं पीक की। तो कुछ इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम होता है। अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे आया हमें पढ़ेंगे यहाँ पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग एंड इंटेंसिटी रेशो। तो सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्या होती है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, तो बेसिकली जब मेरा इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी ना किसी एटम से अटैच होगा, एटम के पास न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस की स्पिन से इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर जो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी उसको हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर स्पिन बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस अगर एक्टिव ही नहीं होगा, उसकी आई की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो वहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। जब इसकी कुछ आई की वैल्यू होगी तभी तो इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तो एक्टिव होना चाहिए वो न्यूक्लियस, आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वहाँ पर भी, ठीक है। तब हमारी क्या होती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था क्या हुआ था, यहाँ पर 2 लेवल थे प्लस माइनस हाफ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना मेरे पास। उसके बाद क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट किए, यहाँ माइनस हाफ था और यहाँ पर प्लस हाफ था। अब लेट सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई रेडिकल है, ठीक है, कोई रेडिकल है, और जैसे मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है, उसकी स्पिन हाफ है, आई इज इक्वल टू हाफ है, प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन से ही कपल कर रहा है वो,
ठीक है। प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, प्लस हाफ ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ आई तो यहाँ पर भी दो स्टेट होंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। तो क्या होता है जब प्लस वाला इंटरेक्ट करता है तो ये वाला दो लेवल में स्प्लिट करेगा, ये जो प्लस हाफ है। बेसिकली स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। तो स्प्लिटिंग की बात है, अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें, नंबर ऑफ लाइंस की बात करें यहाँ पर, तो वो जो आती हैं फॉर इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई वो 2ni+1 आती है, ठीक है। ये किस पे कब है, जब मेरा इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है। अब ये इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट क्या है, जब मेरा एक ही तरह का न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेम इन्वायरमेंट में, उसको हम इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे। उस केस में 2ni+1 लगा के आप नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं। अब वो कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं प्लस हाफ मैंने बताया, तो एक तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हाफ वाला आ गया, और एक यहाँ पर नीचे जाएगा माइनस हाफ वाला ऊपर, सॉरी। अब देखो ये प्लस हाफ वाला नीचे क्यों गया और माइनस हाफ वाला ऊपर क्यों है वो समझते हैं। अब जैसे आई है, यहाँ पर भी एक अप स्पिन होगी एक डाउन स्पिन होगी, ठीक है। यहाँ पर ये पहले से डाउन स्पिन है तो अप स्पिन के साथ वो पेयर करके उसकी एनर्जी कम आएगी, ठीक है, और डाउन स्पिन वाले की एनर्जी ज़्यादा आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला ऊपर जाएगा और माइनस वाला नीचे आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की कि कैसे मेरे ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ पर अगर ट्रांजिशन देखते हैं हम सिर्फ जब मेरी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी तब मुझे सिर्फ एक सिग्नल देखने को मिलता, ठीक है। व्हेन हाइपरफाइन स्प्लिटिंग अब्सेंट तब मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, एक सिग्नल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही क्या करूँ तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रांजिशन हुआ तो डेल्टा एम एस वाला ट्रांजिशन हुआ, डेल्टा एम एस। तो यहाँ पर डेल्टा एम एस के लिए तो +-1 अलाउड है, ये सिलेक्शन रूल है। और यहाँ पर जब मैं ट्रांजिशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू की बात करूँ तो डेल्टा एम आई जो होगा वो 0 होना चाहिए ट्रांजिशन के लिए, ये ध्यान रखना। ये दो सिलेक्शन रूल हैं, डेल्टा एम एस इक्वल टू +-1 और डेल्टा एम आई इक्वल टू 0। ये दो सिलेक्शन रूल फॉलो करते हुए हम ट्रांजिशन दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ से प्लस हाफ से प्लस हाफ ट्रांजिशन होगा और माइनस हाफ से माइनस हाफ। तो यहाँ पर आपको जब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हुई तब आपको अब दो लाइन्स देखने को मिलेंगी, दो लाइन्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है वो देखते हैं, ठीक है। ये दो लाइन्स आई हैं, ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे वो देखो, ठीक है। अब दो लाइन्स आएंगी, कैसे आएंगी, 2 है, मान लेते एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, नंबर ये n क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और आई उसका स्पिन कितनी थी, हाफ थी, +1। तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। दो लाइन वो ऐसे ही आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये तो मैंने सिर्फ बताने की कैसे स्प्लिटिंग होती है और कैसे हमें लाइन मिलती हैं, ठीक है। ये वो लाइंस होती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अब सिर्फ ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। जब भी हमारे इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई आएंगे हम 2ni+1 लगा के अपनी नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे। ये तो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए हो गया। ऐसे अब मेरा क्या होता है फॉर्मूला नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए होता है, फॉर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। फॉर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई मतलब दो या दो से तीन तरह के न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रेडिकल ले लूँ CH3 CH2, ये दो रेडिकल ले लूँ, अगर मैं मतलब सॉरी एक रेडिकल ले लूँ। अब यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन है, एक तो ये दो हाइड्रोजन है, इसको A टाइप बोल दो और इसको B टाइप बोल दो। तो दो अलग अलग न्यूक्लियस से ये इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है नंबर ऑफ लाइन्स का, वो फॉर्मूला होता है 2NIA+1, मतलब ए न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाओ 2NIB+1। ऐसे सिमिलर जितने तरह के न्यूक्लियाई होंगे उससे आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे और आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। तो इसके लिए अगर मैं निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूँ, 2 × n, नंबर कितना था ए वाले का 2 था, तो 2 × 1/2 +1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 × यहाँ पर 3 है × 1/2 +1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। तो टोटल आपको 12 लाइंस मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये सारे स्पेक्ट्रम में कितनी 12 लाइंस मिल जाएंगी। अब आपको एक मैं ट्रिक बताऊँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटोन आ जाए फिर किसी की I = ½ है तो जितने उसके नंबर है उसमें +1 कर दो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला रिड्यूस किस में हो जाएगा, n+1 और यहाँ पर n-, इस तरह से हो जाएगा। जितने नंबर है उसमें +1 करते जाओ और आपको मिल जाएगा। जब क्या हो मेरी स्पिन हाफ हो जाए तभी वैलिड है, उसके बाद बाकियों के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी, स्प्लिटिंग की, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की। अब बात करते हैं इंटेंसिटी रेशो की।
इंटेंसिटी रेशो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए देखेंगे और फिर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए देखेंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज पहले I इज इक्वल टू हाफ के लिए देखते हैं। तो I इज इक्वल टू हाफ है जिसके लिए वहाँ पर मेरा क्या होता है, पास्कल ट्राइंगल फॉलो होता है। आपने NMR में पढ़ा होगा ना, पास्कल ट्राइंगल। तो पास्कल ट्राइंगल से हम निकाल लेते हैं, इनका रेशो तो आराम से निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 है तो सिग्नल क्या आएगा 1:1, डबलेट मिलता है हमें। n इज इक्वल टू 2 है तो ट्रिपलेट मिलता है, तो रेशो क्या होता है 1:2:1 होता है। फिर n इज इक्वल टू ऐसे ही 3 होता है तो 1:3:3:1। इसको निकालेंगे कैसे, ये साइड में तो आप 1 है तो 1 1 लिख दो, बीच में इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ लिख दो। ऐसे इसमें करो 1 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो 3 आ गया, इन दोनों को जोड़ो 3 आ गया। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 के लिए कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे पहले और इधर भी 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 4, फिर इसको जोड़ेंगे 6, फिर इसको 4। तो इस तरह से आपका रेशो बनता चला जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो I इज इक्वल टू हाफ की बात हुई। अब बात करते हैं इसकी I इज इक्वल टू 1 और अदर के लिए। मान लेते हैं I इज इक्वल टू 1 के लिए ही बात करते हैं। तो 1 के लिए कैसे निकालेंगे, 1 के लिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सिग्नल क्या आएगा, n इज इक्वल टू जब 1 रखोगे तो 2ni प्लस 1 से निकाल लो, 2ni प्लस 1 से तो क्या आ जाएगी आपकी 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको पहला ही सिग्नल जो मिलेगा ट्रिपल, तो पहला सिग्नल हमेशा सेम इंटेंसिटी रेशो होता है, मतलब 1:1:1 का ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे निकालें, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 1:1:1 कुछ इस तरह से। अब अगला कैसे निकालें, अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें ट्रिक देखो क्या होगा। जैसे आपका ट्रिपलेट आया, ठीक है, 3 लाइन्स आई, 3 लाइन्स में से -1 करो और कितना आएगा 2 आएगा और 2 0 लगा दो, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पर 2 0, कुछ इस तरह से लगा दिए। अब आपको पहला सिग्नल क्या मिला था, ट्रिपलेट मिला था, तो 3 को जोड़ेंगे। जैसे वहाँ पर हम 2 को जोड़ रहे थे ना, पहला सिग्नल 2 मिला था, जोड़ रहे थे, ऐसे अब इनको 3 को ऐड करते जाओ। 1 आया, फिर ऐसे किया, 2 आया, फिर ऐसे किया, 3 आया, फिर ऐसे किया, 2 आया और फिर ऐसे किया, 1 आया। इस तरह से आ गया रेशो। ठीक है, तो ये किसके लिए था, n इज इक्वल टू 2 के लिए। ऐसे n इक्वल टू 3 के लिए भी कर सकते हैं। 3 के लिए कैसे करेंगे, फिर से 2 0 इधर, 2 0 इधर। ठीक है, फिर इनको 1:1, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6 आ जाएगा, फिर 2 + 3 + 2 दैट इज़ 7 आ जाएगा। देन जैसे ये बीच में 7 आ गया ना, उसके बाद आप 6 3 और 1 इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर से ऐसे करोगे आप, वैसे ही तो आपका आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही I इज इक्वल टू 3/2 के लिए भी कर सकते हो। I इज इक्वल टू 3/2 पुट करोगे, फर्स्ट सिग्नल जो है क्वार्टेट, मतलब 4 लाइन आएंगी, उसमें से एक माइनस करोगे, 3 0 लगाओगे दोनों तरफ और फिर 4 को लोगे, 4 के पेयर लोगे और ऐसे आप इंटेंसिटी रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए। अब अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी रेशो किसके लिए, नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए, वो भी देखते हैं। इंटेंसिटी रेशो फॉर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था वही वाला CH3 CH2, ये एग्जांपल लिया था ना हमने। तो यहाँ पे मैं पहले स्प्लिट कौन करवाएगा, ये वाला, कि इसके पास रेडिकल ज़्यादा पास है, पहले ये स्प्लिट करवा देगा, फिर ये स्प्लिट करवाएगा। तो पहला सिग्नल जो मिला था हमें ट्रिपलेट मिला था, तो ट्रिपलेट जो मिला था उसका रेशो क्या था, कुछ इस तरह से मिली होंगी ना 3 पीक, तो 1 2 और 1 ये रेशो था। उसके बाद क्या किया, इस वाले न्यूक्लियाई ने, जो 3 न्यूक्लियाई हैं, इस वाले सिग्नल को क्वार्टेट में तोड़ा, मतलब 4 सिग्नल में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 4 सिग्नल में टूट जाएंगे। ठीक है, अब 4 जब क्वार्टेट आता है तो हमारे पास अभी 1/2 स्पिन है ना, तो हम यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं, 1/2 स्पिन होती है तो रेशो क्या आता है इनका सबका 1:3:1 आता है। यहाँ पर भी ऐसी 1:3:3:1, फिर 1:3:3:1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये वाली जो पीक थी तो 1 की थी,
तो इनको तो किसी ने, अब जो भी इनका कोफिशिएंट मतलब ऊपर जिस पीक से टूट के बन रही हैं वो जो है जिस इंटेंसिटी की थी उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 था तो ये तो एज इट इज़ रहेंगी 1:3:3:1, बट यहाँ वाली जो 4 पीक हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2:6:6:2, देन 1:3:3:1। तो इस तरह से आपको जो 12 लाइन मिलेंगी उनका इंटेंसिटी रेशियो ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये आया। अब लेकिन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये इनके बीच के जो गैप है ना, इनको बोलते हैं हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। ए से नोट करते हैं इसको, जैसे वहाँ पर हम जे होता ना एनएमआर में, यहाँ पर ए होता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट ए। तो समटाइम्स क्या होता है कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट इतना कम होता है कि कुछ पीक मर्ज कर जाती है। तो जैसे 12 लाइन्स यहाँ पे मिल गई है ना, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हाइपर फाइन कांस्टेंट ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर आपको सारी लाइंस मिल गई। लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ लाइंस मर्ज कर जाती है तो आपको नंबर ऑफ लाइंस कम देखने को मिलेंगी। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट पे वो डिपेंड करता है। और बेसिकली अगर मैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट की बात करूँ, जो ए होता है ना, वो जो होता है वो ये बताता है कि हमारा जो रेडिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो अदर न्यूक्लियस कैसे कितना डीलोकलाइज कर रहा है। जितना ज़्यादा डीलोकलाइज उस न्यूक्लियस पे कर रहा होगा उतना ज़्यादा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, वैसे इसको अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्सली परफॉर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है अभी देखते हैं, जिस पे हमारा रेडिकल प्रेजेंट होगा ना वो एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CH3 रेडिकल, ठीक है, और एक NH3 नाइट्रोजन ले लेते हैं, ये रेडिकल है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है किससे, कार्बन से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये रेडिकल नाइट्रोजन पे ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन पे कम जाएगा और डीलोकलाइज नहीं होगा तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। तभी मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसकी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इसकी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वैल्यू कम आएगी। तो अगर मैं ए की बात करूँ इनकी, तो ए जो होगा वो CH3 वाले का ज़्यादा आएगा देन ए ऑफ NH3 रेडिकल वाले से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट के बारे में। तो ये तो बात थी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट की। अब बात करते हैं हम किसकी, ESR स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आने के चांसेस जो होंगे एग्जाम में वो यहीं से ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर केस बनाएंगे। लेट सपोज उसके पास एक अनपेड मेटल कॉम्प्लेक्स है, एक और एक से ज़्यादा भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेट सपोज फर्स्ट केस जो लेंगे हम, इस पर सिर्फ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, मेटल से भी इंटरेक्ट कर सकता है अगर वो एक्टिव है, और किससे कर सकता है, लीगेंड के साथ भी कर सकता है। लेट सपोज फर्स्ट केस में क्या किया हमने, दोनों की स्पिन को 0 मान लिया, ये भी 0 है और लीगेंड की भी 0 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगी नहीं, क्योंकि मेटल की भी न्यूक्लियर स्पिन 0 है और लीगेंड्स की भी न्यूक्लियर स्पिन 0 है। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन देखने को मिलेगी, 1 लाइन, ठीक है, नो स्प्लिटिंग। उसके बाद एक केस क्या बना सकते हैं हम कि IM जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, बट I लीगेंड जो हो वो 0 हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगी, किसके वजह से और कैसे होगी, 2NIM+1 इस तरह से होगी, ठीक है। एक केस ये बन गया। एक केस और क्या बन सकता है कि मेरा लीगेंड जो हो उसकी तो 0 ना हो और मेटल की 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा केस बनेगा तो अब जो स्प्लिटिंग होगी वो इसकी वजह से होगी, तो अब ये 2NIL+1 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में जो N लोगे वो IL वाले लोगे और इस केस में जो N लोगे वो मेटल वाले लोगे, ठीक है। अब एक लास्ट केस क्या है कि दोनों ही मेरे वो हो जाए कि IM भी नॉट इक्वल टू 0 हो और IL भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर दोनों ही नॉट इक्वल, तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों स्प्लिटिंग करवाएंगे, NIM+1 और 2NIL+1, कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगी, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ड्रैगो रूल की, ड्रैगो रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। तो ड्रैगो रूल क्या बोलते हैं, जैसे मैंने लीगेंड की स्प्लिटिंग करवाई ना वहाँ पर, तो अब लीगेंड के साथ भी कुछ लीगेंड लगे होते हैं जो स्प्लिटिंग में, मतलब सॉरी हाइड्रोजन होते हैं वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ जो ड्रैगो रूल फॉलो करोगे आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ही फॉलो करोगे, ठीक है, और कहीं पे नहीं लगाओगे इसको। तो इसमें क्या होता है, लेट सपोज मेरा जो ए है लीगेंड है, ठीक है, जो लीगेंड है और वो मेटल, ये मेटल हो गया और ये मेरा ए लीगेंड है कोई।
अगर ये क्या हो, ये भी एक्टिव हो, इसकी वैल्यू I जो हो वो नॉट इक्वल टू 0, तो इससे जो H लगे होंगे, अगर ये एक्टिव है तो ये वाले ये जो H होंगे वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ये क्या होंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्प्लिटिंग में हाइड्रोजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर मेटल के पास कोई बी लिगेंड लगा हुआ है और इसकी आई की वैल्यू 0 है, इसकी आई की वैल्यू 0 है, तब जो इसके साथ H लगे होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हाइड्रोजन जो अटैच है लिगेंड के साथ, अगर वो खुद ही एक्टिव है, जैसे अगर मान लो NH3 ग्रुप है, नाइट्रोजन तो एक्टिव I = 1 होती है उसकी, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्प्लिटिंग में। लेकिन सेम एग्जांपल आपके पे वाटर अगर लिगेंड लगा हुआ है तो ऑक्सीजन तो इनएक्टिव होता है, I = 0 होता है उसके लिए, तो वहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, फाइन स्प्लिटिंग की, या फिर इसको हम जीरो फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ये किस केस में होता है पहले तो वो देखते हैं, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग या फिर इसको फाइन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स। तब ये कब आते हैं, जब मेरे मोर देन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर देन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कब होता है, जब ये मोर देन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तब मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो जब हमारे मोर देन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तब होता क्या है, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड के एनवायरनमेंट से इनकी जो स्पिन स्टेट्स होती है उस पर भी फर्क पड़ता है और फर्दर थोड़ी सी स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और वहाँ पर हमारा एक वो आता है, उसको पहले देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। अगर हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो S की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से 2S + 1 वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 3 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, +1 एक आएगी, एक 0 आएगी और एक -1। ये स्टेट्स होंगी, ठीक है। इनिशियली तो ये क्या होंगी, डीजनरेट होंगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर 0 + -1 कुछ इस तरह से होंगी। अगर क्या हो, यहाँ पर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ना हो रही हो, पहले हम ये देखते हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पर हमने सीधा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या होगा, यहाँ पर जो 0 वाला स्टेट होगा वो तो अनअफेक्टेड रहेगा और एक यहाँ पर -1 आ जाएगा और एक यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये 0 वाला है तो -1 उतनी ही एनर्जी से नीचे जाएगा जितना +1 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है। तो अगर मैं ट्रांजिशन करवाऊँ, क्या होता है, डेल्टा MS = +-1। तो एक ट्रांजिशन मेरा यहाँ से -1 to 0 होगा और एक 0 to +1, 2 ट्रांजिशन आएंगे। अब इन दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी तो बराबर ही है, तो ये दोनों ही डीजनरेट ट्रांजिशंस हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही लाइन ऑब्जर्व होती है, एक लाइन, 1 लाइन ही ऑब्जर्व्ड होती है स्पेक्ट्रा में, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, डीजनरेट हैं। क्या हैं, डीजनरेट। सेम एनर्जी के ट्रांजिशन है तो डीजनरेट हैं, तो एक ही लाइन हमें ऑब्जर्व होगी। ये कब है, जब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हो रही। अब क्या करें, यहाँ पर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग को कंसीडर करते हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर अगेन वही 3 लेवल थे मेरे पास, 0 + -1। अब क्या होगा, वो जो स्प्लिटिंग हो रही है उससे क्या होगा, 0 वाला तो वहीं ऐसे रहा, ठीक है। लेकिन ये जो सेम मेरे जो सेम क्वांटम मैग्नीट्यूड जिसका सेम है, ± है कोई बात नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, वो क्या करते हैं, वो डीजनरेट, मतलब वो आपस में तो डीजनरेट रहेंगे लेकिन जिसका क्वांटम नंबर सेम नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर, उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल आ जाएगा +-1। इसी को हम बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और एक पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली क्रैमर्स डीजनरेसी बोलते हैं, क्रैमर्स डीजनरेसी, इसको हम बोलते हैं क्रैमर्स डीजनरेसी। और ये एक पेयर बन गया तो इसी को हम एक क्रैमर पेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो मेरे पास एक क्रैमर पेयर मिल गया मुझे। ऐसे ही आप फर्दर निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो +3/2 -3/2 +1/2 -1/2 इस तरह के 4 लेवल होंगे, तो आपको 2 क्रैमर पेयर वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली जो सेम क्वांटम नंबर की स्टेट्स हैं वो डबली डीजनरेट रहती हैं, उसी को हम क्रैमर्स डीजनरेसी बोलते हैं और उन्हीं को हम क्रैमर्स पेयर्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखो आप यहाँ पर, अब क्या होगा फर्दर, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दूँ। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही अप्लाई करूँगा क्या होगा, ये 0 वाला अभी भी एज इट इज़ रहेगा। अब ये -1
इधर जाएगा और +1 ऊपर इस तरह से जाएगा। तो अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर ये आ गया मेरा -1, ये 0 और ये आ गया मेरा +1। तो अब अगर मैं ट्रांजिशन करवाऊंगा तो एक ट्रांजिशन ये वाला होगा और एक ट्रांजिशन ये वाला होगा। तो अब क्या ये इक्वल एनर्जी के ट्रांजिशन हुए? नहीं हुए। अब यहाँ पर एनर्जी चेंज हो गई। तो अब मुझे 2 लाइन देखने को मिलेंगी, 2 लाइन्स। तो ये थी हमारी क्या, ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो अब समझो इसको चीज़ को, अगर ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग एब्सेंट है तो हमें बेसिकली वहाँ पर सिंगल लाइन ही देखने को मिलेगी। अगर ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग के बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तब आप वहाँ से लाइंस को कैलकुलेट करोगे। तो आपको ज़ीरो फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो भी अकाउंट में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, ये तो थी हमारी क्या, फाइन लाइन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइन लाइंस बोलते हैं। कैसे बोलेंगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ फाइन लाइंस, नंबर ऑफ फाइन लाइंस। समझे? अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो हमें यहाँ पर 2 लाइन देखने को मिली थी, और अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 लाइन देखने को मिलेंगी। तो अगर इसकी बात करें, ये तो अभी ये तो सिर्फ थी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्प्लिटिंग, मतलब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है। यहाँ पर अभी हमने न्यूक्लियस तो इंट्रैक्शन कंसीडर ही नहीं करी। अगर हम जब न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियस के साथ भी इसकी इंट्रैक्शन कंसीडर करेंगे, तो आप देखोगे फर्दर स्प्लिट करेंगे। तो अगर मैं बात, तो वो हमारी क्या होती है, हाइपर फाइन लाइन्स होती है। तो फाइन लाइन्स आपसे जब भी पूछे वो, तब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 से ज़्यादा है तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ही फाइन लाइन्स आ जाएंगी। अगर आपसे उसमें हाइपर फाइन लाइन्स पूछे, अब जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो हाइपर फाइन लाइन्स क्या, उनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो हाइपर फाइन लाइन्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे अनपेड मल्टीप्लाई कर दो आप जो भी न्यूक्लियस है यहाँ पर, वही 2ni + 1, ये 1 हो गया, ऐसे ही 2ni2 + 1, ऐसे ही so on, ऐसे आप आगे करते चले जाओगे। जितने आपके पास न्यूक्लियस जिस तरह के प्रेजेंट होंगे, बस आपको क्या करना है, जैसे आप हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पहले निकाल रहे थे, बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर देना है। फाइन लाइंस में आप न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन ही देखेंगे। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया आपको, यही बता दिया। ये तो बात हो गई किसकी, फाइन और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की। अब हम बात करते हैं किसकी, मेरी जी वैल्यू की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हम जो पोजीशन देखते हैं पीक्स की, वो जी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सिग्निफिकेंस का यही है, पोजीशन ऑफ पीक बताता है ये क्या, पोजीशन ऑफ पीक। ठीक है, पीक की पोजीशन बताता है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो कैलकुलेशन एक तो मेरा क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेथड है। तो अभी हमने जब प्लॉट किया था वहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी डाली होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पे पीक आई होगी, वो उसको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और जी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं वो एनर्जी वाले फॉर्मूले से जो मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, ये तो था ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेथड। एक होता है मेरा यहाँ पर कैलिब्रेशन मेथड, उसको देखते हैं। तो कैलिब्रेशन मेथड आप देख रहे हो, किसी चीज़ से मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, उसका नाम है बेसिकली DPPH, DPPH, डाइफेनाइल पिक्रिल हाइड्रोजिल। हाइड्राजिल रेडिकल। ठीक है, तो DPPH जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके ये यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, डाइफेनाइल पिक्रिल हाइड्रोजिल। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है जी सैंपल का, वो क्या होता है, जी सैंपल जो होता है GTPPH और 1 - डेल्टा B बाई डेल्टा B। अब ये डेल्टा B क्या है, यहाँ पर डेल्टा B बेसिकली है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैं सैंपल को जब मेजर कर रहा हूँ तब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा वो, और जब मैं DPPH का सिग्नल ले रहा हूँ तब जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा वो, उसमें से माइनस करके हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो हम वहाँ पर जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ये तो थे यहाँ पर। अब एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे जी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जी की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो जी वैल्यू जो होती है, जी वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डायमेंशन में आपके पास x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है और z डायरेक्शन है, ठीक है। x में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, y में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है और z में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अलग है तो हमारे पास g वैल्यू भी अलग अलग होंगी उस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए होता है। तो यहाँ पर 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो मेरी आइसोट्रोपी और एक मेरी होती है एनाइसोट्रोपी। तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर मेरी क्या होती है आइसोट्रोपी, मतलब आइसोट्रोपी का मतलब है अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जैसे कि टेट्राहेड्रल, परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल, उस केस में क्या होती है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, तो उसमें हम आइसोट्रोपी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू जी जेड, सब इक्वल आएगा, ठीक है। एनाइसोट्रोपी में, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन और गैस फेज में भी है मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या होता है गैस और सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे टम्बलिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है, इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम आइसोट्रोपी देखने को मिलती है। एनाइसोट्रोपी में 2 कंडीशंस होती हैं, या तो क्या हो कोई भी इक्वल ना हो, ठीक है, या तो कोई भी इक्वल ना हो, या तो कोई 2 इक्वल हो और वो तीसरे के अनइक्वल हो। तो मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई था और वो नॉट इक्वल टू जी जेड है, इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं अगर लाइंस की बात करूँ तो जितनी जी वैल्यूज़ होती हैं उतनी नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइंस मिलती हैं। जैसे यहाँ से एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जी वैल्यूज़ जो होती हैं, जी वैल्यूज़ वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रक्चर आपको एक जी वैल्यू आइसोट्रोपी कंडीशन में क्या दे रही हो, 8 लाइंस या 6 लाइंस जो भी दे रही हो, n नंबर ऑफ लाइंस दे रही हैं, और अगर मान लेते हैं वहाँ पर एन आइसोट्रोपी आ गई, अब वहाँ पर 2 जी वैल्यूज़ हो गई, तो आपको 2 सेट ऑफ लाइन, मतलब 2 8 के सेट या 2 एन के सेट मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितनी तरह की जी वैल्यूज़ होंगी उतनी नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइन्स हमें ये सारे स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, वो क्या है। तो हम क्या करते हैं जनरली जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, वो जेड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो जो बी होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो जेड डायरेक्शन ही होती है। अब मैंने अगर z डायरेक्शन में अप्लाई किया तो आपको पता है डी ऑर्बिटल होते हैं तो जो हमारे z डायरेक्शन के ऑर्बिटल जैसे dz² होता है उसको हम g पैरेलल बोलते हैं, और जो y वाले होते हैं जैसे dx² y² और dxy, इनको हम क्या बोलते हैं g परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जी वैल्यू देख रहे हैं तो वो पैरेलल हो गई, और अगर एक्स वाई उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट है हमारा जो हमारा जेटीडी सफ़र करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनमें क्या होते हैं वो इलोंगेट, जेड आउट हैं जेड इन, वो देख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखो तो कैसे हम पता लगाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले तो 2 बार क्वेश्चन आया वो इसी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, ठीक है। पहले हम जेड आउट का केस देखते हैं। जेड आउट, तो जेड आउट में क्या होता था, अगर मैं ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होता था मेरा dx² y² वाला आता था, फिर मेरा dz² वाला आता था, फिर मेरा dxy, और लास्ट में dxz एंड dyz, कुछ तरह से होती थी, ठीक है। अब अगर आपको बोल दे वो, तो इस केस में क्या होता था, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ d9 होता था ना, कॉपर का केस ही लेते हैं, कॉपर 2+ का केस है, तो d9 की बात करते हैं। तो d9 की बात करूँ तो कुछ इस तरह से फिलिंग करूँगा मैं, और यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर बात करें, वो पहले आपको दे देगा, आपको कोई कॉम्प्लेक्स देगा और बोलेगा कि जी जो परपेंडिकुलर है वो ज़्यादा है, सॉरी जो जी पैरेलल है वो ज़्यादा है जी परपेंडिकुलर से, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे देगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो z वाले में ज़्यादा है और x वाले में कम है, xy वाले में कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको पता चल जाएगा वो z आउट का केस बोल रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, z इन की बात करूँ, किसकी बात करें, z इन की बात करें, तो z इन में क्या होता है, यहाँ पर
डी एक्स वाई नीचे चला जाता है, देन डी एक्स जेड डी वाई जेड, फिर मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड लास्ट मेरा डी जेड स्क्वायर। कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन में कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। अगेन वही मैं नीचे लाइन दिखा रहा, ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस बार डी जेड स्क्वायर में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो कंडीशन होगी जी वाली, वो क्या होगी कि जी परपेंडिकुलर जो होगा वो ज़्यादा होगा जी पैरेलल से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले में ज़्यादा है, तो आप परपेंडिकुलर वाले में ज़्यादा होगी और पैरेलल वाले में कम होगी, तो वो दे देगा, तो वहाँ से आपका जेड इन आ जाएगा। तो ये थी क्या इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा ESR जो होता है वो खत्म होता है। इतना ही पार्ट था ESR में, आपको इतना ही कवर करना था। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ तो ये क्या गामा रेडिएशन में पड़ी जाती है, किसमें, गामा रेडिएशन, ठीक है। गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम इसमें। कोई एक रेडियो एक्टिव हम सोर्स लेते हैं, ठीक है, वो एमिट करता है और फर्दर मतलब इसके हम उसमें नहीं जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूँ गामा रेडिएशन में, अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। कंडीशन इसकी ये है कि जो आई होगा ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दोनों में ही क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको सही से लिखते हैं। ये कंडीशन है कि जो आई की वैल्यू है किसी न्यूक्लियस के लिए ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर ज़ीरो नहीं, अगर एक भी स्टेट में ज़ीरो आ गई तो मोसबेर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये एक्टिविटी की कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ज़ीरो ही, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखे हैं, कुछ न्यूक्लियाई लिख रखे हैं और उनकी स्पिन की वैल्यू लिख रखी है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं उसमें कि कौन सा एक्टिव है कौन सा नॉन एक्टिव है, ठीक है। तो ये जो है ये वाले, तो इनिशियली अगर मैं ज़्यादातर काम की बात करूँ तो इन्हीं 2 न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर पढ़ा जाता है। मोसबेर में जो भी मतलब अभी तक जितनी भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो ज़्यादातर इनके कॉम्प्लेक्स को पढ़ के ही हुई है। तो यहाँ पर अभी हम भी यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी और भी होते हैं एक्टिव, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं। तो उनकी यहाँ पे मैंने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में आपको स्पिन भी लिख के दे रखी है यहाँ पर। अब अगर हम बात करूँ यहाँ पे कुछ टर्म्स की जो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सोर्स जो होता है वो मूविंग होता है, सोर्स मूविंग है और हमारा जो सैंपल होता है वो स्टेशनरी होता है। तो सोर्स जब मूव कर रहा होता है तो जो रेडिएशन एमिट करता है और वो जब स्टेशनरी सैंपल एब्जॉर्ब करता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ शिफ्ट डॉपलर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कभी भी रेडिएशन या साउंड एमिट करती है कोई चीज़ और अगर वो मूविंग है तो वहाँ पर आपको डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक तो मेरा क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट होता है, डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर शिफ्ट बेसिकली जो मेरा चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय सी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी मतलब जो सैंपल को ऑब्जर्व होगी फ्रीक्वेंसी, जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय सी करेंगे। तो यहाँ पर हमें डॉपलर शिफ्ट देखने को मिलता है। और क्या होता है कि जब वो कोई न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा कुछ वो थोड़ा रिकॉयल होता है, रिकॉयल होता है तो वहाँ पर कोई रिकॉयल एनर्जी में भी एनर्जी लूज़ होती है। तो रिकॉयल एनर्जी क्या होती है वो भी देख लेते हैं, रिकॉयल एनर्जी। तो रिकॉयल एनर्जी क्या आएगी वहाँ पर, E² / 2mc² आ जाएगी, ठीक है, ये होती है। अब जो E है ये बेसिकली किसकी, सोर्स की एनर्जी है और जो m है ये सैंपल का मास है। तो हमारा मतलब काम ये रहता है कि हम रिकॉयल एनर्जी को कैसे कम से कम कर सकें, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, कुछ मतलब क्रिस्टल में सैंपल को रखते हैं ताकि वो ज़्यादा रिकॉयल ना कर पाए, मतलब सोर्स को बेसिकली। और एक क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मास ऑफ सैंपल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से रिकॉयल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 पार्ट थे, रिकॉयल एनर्जी और डॉपलर शिफ्ट वाला, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट किसकी, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो अगर मैं बात करूँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पर देखी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वगैरह ESR में, यहाँ पर भी हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो इसके 2 कंडीशन है। एक तो क्या कंडीशन है कि I जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, एटलीस्ट इन वन स्टेट, एटलीस्ट इन वन स्टेट। मतलब 2 तरह की 2 स्टेट होती है ना, ग्राउंड स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट होती है। तो किसी भी एक स्टेट में अगर I ग्रेटर देन हाफ है
तो वहाँ पर हमें क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। और एक क्या होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ EFG की, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है वो, एक तो मेरी लीगेंड सिमेट्री पे और एक मेरी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पे, ठीक है। एक मेरी लीगेंड सिमेट्री और एक मेरी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री, ठीक है। अब लीगेंड सिमेट्री क्या होती है, दो तरह की हो सकती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो तरह की, एक्सियल और स्फेरिकल, एक्सियल और स्फेरिकल। एक्सियल कब, एक्सियल तब, स्फेरिकल वैसे, स्फेरिकल देखो सकते हो आप बिल्कुल, स्फेरिकल मतलब कि जब परफेक्ट, लीगेंड की बात कर रहा हूँ ना, तो जब लीगेंड का एनवायरनमेंट परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो या आइकोसाहेड्रल हो, मतलब कोई परफेक्ट ज्योमेट्री हो, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको लीगेंड मतलब स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और वहाँ पर अभी हम बात करते हैं और, तो ठीक है, ये मान लो ये स्फेरिकल की केस है, ठीक है। और एक्सियल क्या होगा, इनके अलावा जो भी ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है, अदर देन स्फेरिकल ज्योमेट्रीज, स्फेरिकल ज्योमेट्रीज, ठीक है, अदर देन स्फेरिकल, इनके अलावा जो ज्योमेट्रीज हैं वो एक्सियल कंडीशन में आ जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर हो गई, लीनियर हो गई, ये सब एक्सियल में ही आएंगी, ठीक है। ये तो थी बात किसकी, लीगेंड सिमेट्री की। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो तरह की, एक्सियल और स्फेरिकल। बेसिकली अब क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो कैसे होगा, जैसे मान लेते पी ऑर्बिटल में देखते हैं पहले, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से फील्ड है, ठीक है, इस तरह से फील्ड मतलब अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती हैं उनको देखते हैं। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे डी ऑर्बिटल में बात करूं तो ये एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं, ये पूरा ही सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों पी ऑर्बिटल जो मतलब सॉरी T2G वाले हैं वो सेम है, उनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर EG वाले हैं वो भी सेम है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली क्या होती है, मेरी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और स्फेरिकल अंडर स्फेरिकल कंडीशन क्या आती है, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है इनकी। और अगर मान लो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूँ, अब मैं अब ऐसे कर दूँ, अब क्या हुआ, जो ऊपर वाला है वो कैसे हो गया, अलग हो गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये तो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये इस वाली का कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पर एक्सियल सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लोगे, सिमेट्रिकल देख लोगे आप बिल्कुल, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है हर जगह तो हम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्सियल और स्फेरिकल। और अगर सब में अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिजेनरेसी देखने को मिलेगी, तो जैसे ये कैसा होता है, ये EG अनसिमेट्री है ना यहाँ पे, जैसे EG अनसिमेट्री हो या T2G अनसिमेट्री हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं इसका समरी, क्या समरी हुई कि हमें EFG निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है। तो अगर लेट सपोज क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब अगर इनमें से एक भी सिमेट्री एक्सियल आ जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो या तो लीगेंड क्या हो, एक्सियल हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक वाली एक्सियल हो। तो इस केस में EFG नॉट इक्वल टू 0, या तो ये एक्सियल हो और E वाली स्फेरिकल हो, कोई बात नहीं, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक तो एक्सियल होनी ही चाहिए। और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं कि L वाली अब स्फेरिकल हो जाए, लीगेंड वाली, और जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक है वो क्या रहे, एक्सियल रहे। तब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा और वहाँ पर क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी बात। अब देखते हैं, अब जब क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग हो रही है, मान लेते हैं कोई ना कोई एक एक्सियल सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर अब क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग हो रही है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी वो भी देखते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं EFG जो है वो नॉट इक्वल टू 0। और हाँ, दोनों अगर क्या आ जाएं, दोनों ही स्फेरिकल आ जाएंगी तो EFG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग जो नंबर ऑफ लाइन्स होंगी स्प्लिट होंगी वो होंगी I प्लस 1/2 इन केस ऑफ हाफ इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, मतलब I प्लस 1/2 होगी जब मेरे हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, जैसे 3/2 1/2, उस केस में जो नंबर ऑफ लाइन्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, स्प्लिटिंग होगी। और अगर क्या हो, स्प्लिटिंग I प्लस 1 होगी जब मेरी क्या हो, इंटीग्रल स्पिन हो, 1 2 3 ऐसे करके इंटीग्रल स्पिन हो। हम एग्जांपल लेंगे, उससे देखेंगे इसको। तो जब मेरी इंटीग्रल स्पिन होगी तब वहाँ पर I प्लस 1 होगा, और जब मेरा हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी तो वहाँ पर I प्लस 1/2 होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, आयरन का ही ले लेते हैं कि हमारी जो ग्राउंड स्टेट में है वो हाफ है स्पिन। तो हाफ है, तो अगर मैं इसकी स्टेट की बात करूँ, डीजेनरेसी की बात करूँ, तो यहाँ प्लस माइनस 1/2 रहा होगा। ठीक है, 2I प्लस 1 से निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक्साइटेड स्टेट की, लेट सपोज वहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो वहाँ पर 4 लेवल होंगे, एक प्लस माइनस 3/2 के और एक प्लस माइनस 1/2 के। अभी तो ये सारे डीजेनरेट है। ठीक है, ऊपर डीजेनरेसी है और नीचे भी डीजेनरेसी है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था प्लस माइनस हाफ और ऊपर था प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2, कुछ इस तरह से लेवल्स थे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जैसे ही आएगी तो ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा, 2 लेवल यहाँ पे आ जाएंगे और 2 लेवल यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अब देखो स्प्लिटिंग मैंने बताई ना। अगर I क्या है, I वो वाला हम क्वांटम नंबर लेंगे जो ग्रेटर देन हाफ है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, 3/2 है, तो 3/2 जब वहाँ पे पुट करोगे तो स्प्लिटिंग जो होगी वो 2 आएगी, तो 2 लेवल की स्प्लिटिंग ही होगी। तो इस तरह से 2 लेवल में स्प्लिटिंग हो गई, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस हाफ और यहाँ पर प्लस माइनस 3/2। तो इनिशियली जो सिग्नल देखने को मिलता था वो तो एक सिग्नल देखने को मिलता था, मतलब एक लाइन सिंगलेट। लेकिन अगर मेरे क्या हो, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग हो रही हो, तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 था ना, प्लस माइनस 1/2 था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन रूल देखते हैं। सिलेक्शन रूल जो होता है यहाँ पे, डेल्टा MI जो होता है वो, डेल्टा MI जो होता है वो 0 और प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, 0 भी अलाउड होता है और प्लस माइनस 1 भी अलाउड होता है। तो आप देखो ये वाला जो ट्रांजिशन है तो 0 वाला है, प्लस माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस माइनस 1/2, और जो ये वाला ट्रांजिशन है वो क्या है, +1 और -1 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे डबलेट मतलब 2 लाइन देखने को मिलेंगी। अभी मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग जब होगी तो पहले एक सिग्नल मिल रहा था, अब 2 सिग्नल मिलेंगे, मतलब 2 लाइन्स मिलेंगी। पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइन मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे क्या करूँगा मैं, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, अब मैं बात करूँ किसकी, ये तो थी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग की बात, जब मेरा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 और बी मेरी जो हो वो इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। अगर मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की बात करूँ मैं, तो फिर से अगर वैसे करते हैं हम, ये मान लेते हैं हमारे 2 लेवल्स हैं और ये मेरे एक्साइटेड स्टेट के 4 लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 और यहाँ पर प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 1/2, कुछ इस तरह से होगा। तो ये तो थे जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा वैसे ही क्या होगा, ये जितनी भी डिजेनरेसी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा तो भी ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो है तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दिखाएंगे जैसे हमने पीछे किया था, और उसके बाद फिर से मैग्नेटिक स्प्लिटिंग से फिर से सारी की सारी स्प्लिट हो जाएंगी। तो कैसे स्प्लिट होंगी, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये इधर स्प्लिट हो गई, ये हो गया मेरा -1/2, ये हो गया मेरा
प्लस 1/2, ठीक है। अब ये जो 4 लेवल्स होंगे यहाँ पर -3/2, फिर मेरी -1/2, फिर मेरा +1/2 और फिर मेरा +3/2। कुछ इस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग मुझे देखने को मिलेगी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अब देखो लाइन से तो फिर से वही सिलेक्शन रूल फॉलो करना है, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू 0 + -1। तो यहाँ -1/2 से देखो कैसे है, -1/2 से एक तो -3/2 तक जा सकती है, डेल्टा एम आई कितना होगा -1 इसके लिए, -1/2 से -1/2 भी जा सकती है, और एक -1/2 + 1/2 जा सकती है, ठीक है। 3 लाइन तो इस लेवल से हो जाएंगी, ऐसे ही 3 लाइन मुझे इस लेवल से भी देखने को मिलेंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप टोटल देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे 6 लाइंस मिल जाएंगी जब मेरी ग्राउंड स्टेट 1/2 है और एक्साइटेड स्टेट 3/2 है। और अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं करी, सिर्फ क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग हो रही, तब मुझे सिर्फ वहाँ पर 2 लाइन देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये था। अब मैंने यहाँ पर आप अगर फर्दर ये अगर ये चेंज होते हैं, ये आई अगर वैल्यू चेंज होती है 1/2 मान लो 3/2 हो 5/2 हो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो और ज़्यादा लाइन्स आने लग जाती हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पहले ही लिख दी हैं, तो आप यहाँ से उसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि अगर मैं बात करूँ ग्राउंड स्टेट 1/2 और एक्साइटेड स्टेट 3/2, अगर ये वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी है, ग्राउंड स्टेट 3/2 और 1/2 तो भी वैलिड होगा, ठीक है। तो 1 लाइन जब मिलेगी जब मेरा क्या हो, EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी 0 हो और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो, उस केस में, ठीक है। सेकंड कब मिलेगी, जब मेरी B तो 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो मेरा 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तब मुझे 2 लाइन मिलेंगी, कब, इस केस में, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8। बाकी अगर दोनों ही 0 हैं तो हर केस में मुझे एक सिग्नल देखने को मिले, 2 इस लेवल होंगे, एक ग्राउंड स्टेट एक साइडेड स्टेट, एक ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगा मुझे। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, इनकी, तो इस केस में क्या होगा, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वो वाला केस है। EFG 0 हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, B अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे ये वाली लाइन देखनी हो, सारे लेवल जो होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक। तो ये बात थी किसकी, मेरी मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, आइसोमर शिफ्ट की, तो आइसोमर शिफ्ट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। आइसोमर शिफ्ट की बात अगर मैं करूँ तो मैं इसको, अगर मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा मुझे देखने को मिलता है, ये मेरी पीक होती है, तो ये जो शिफ्ट होता है ना यहाँ से, इसी को हम आइसोमर शिफ्ट, जैसे हमारा केमिकल शिफ्ट होता है NMR में, वैसे ही मेरा आइसोमर शिफ्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेल्टा होता है वो इक्वल होता है के कोई कॉन्स्टेंट है मेरा, साई S यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है, डेल्टा R/RG। और डेल्टा R जो है मेरा, RG क्या है मेरा, रेडियस इन ग्राउंड स्टेट, और डेल्टा R होता है डिफरेंस, रेडियस इन एक्साइटेड स्टेट माइनस रेडियस इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। डिफरेंस होता है उनका एक्साइटेड स्टेट रेडियस और ग्राउंड स्टेट रेडियस का। तो और यहाँ पर कोई एक माइनस में कॉन्स्टेंट सी आता है, उसको हमने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है। तो यहाँ से बात ये है कि डेल्टा R की वैल्यू, जो हम ज़्यादातर किसको पढ़ते हैं, आयरन को और टिन को, ठीक है। तो Fe 57 Fe के लिए जो डेल्टा R आता है वो नेगेटिव आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा R अगर नेगेटिव हो गई, ये टर्म नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब साई S स्क्वायर क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन S ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन S, ठीक है। S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डेल्टा, सॉरी ये साई S स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, अगर डेल्टा R नेगेटिव हो गया, अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है S में, तो इसके लिए आयरन के लिए डाइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टिन के लिए, SN के लिए जो डेल्टा R होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा, वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, SN है और SN+2 है, SN2+ है, SN2+ है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये 5s2 5p2 और ये 5s2 एंड यहाँ से +2 हो गया तो 2p के निकल गए होंगे, तो 5p0 रह गया। अब S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम है, तो क्या इनके आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू भी सेम आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अफेक्ट करती है S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको पता है जो P और D में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, F में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब उनकी शील्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा, S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ होती है कि S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है P एंड D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
P और D में होंगे उतनी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नहीं है बिल्कुल P में, तो इसकी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो SN2+ के लिए ज़्यादा आएगी देन SN से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली आप आयरन वालों के लिए भी कर सकते हैं, बस वहाँ पे ध्यान रखना डेल्टा आर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये थी मेरी बात आइसोमर शिफ्ट की। अब मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर मेज़र करते हैं आयरन का या मोसबेयर स्पेक्ट्रा लेते हैं या टिन का लेते हैं, तो हम कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो आयरन के केस में तो हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज़ करते हैं। Fe के केस में क्या यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, ठीक है। ये लेते हैं हम किस में, जब हम आयरन का करते हैं, मतलब 57Fe। और जब हम SN टिन का लेते हैं तब हमारा होता है BaSnO3। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं हम टिन के केस में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी आइसोमर शिफ्ट और मोसबेयर स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पर मोसबेयर स्पेक्ट्रा खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, नेक्स्ट हमें पढ़ना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है, हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो होता है उनमें और भी छोटा एक पार्टिकल होता है, उनको हम बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स, क्वार्क, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होता है वो मिलके बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और जो न्यूट्रॉन होता है वो मिलके बना होता है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है बेसिकली किसका, न्यूक्लियस का, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है ये, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा, ठीक है। तो अब हम उसके बाद बात करते हैं किसकी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोडायाफर्स की। तो यहाँ पर आइसोटोप्स आपको पता ही है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्या होते हैं यहाँ पर, सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कैसे, जैसे मान लेते हैं 1H हो गया और 2H हो गया, इस तरह के, इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, बार मतलब ऊपर, मतलब मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ऐसे ही मेरे आइसोटोन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और आइसोडायाफर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें मेरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब N-P सेम होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे निकालें, अब किसी न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X, A, Z। अब ये A इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, मास नंबर, और Z क्या होता है मेरा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोल दूं या फिर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दूं, एटॉमिक नंबर मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम ले लें 24, 12 और कैल्शियम ले लें 40 और 20। अब इनका निकालते हैं हम क्या, N-P। तो N-P जब निकालूंगा इसका, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो ये आ जाएगा कितना, 12। और यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, ये भी 12 थे, तो यहाँ पर N-P कितना आएगा, इनके लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बात करें तो यहाँ पर N कितना है, 20 है, 20 तो होगा 40 - 20, और P कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर भी N-P जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो N-P दोनों के लिए क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये क्या है, दोनों आइसोडायाफर्स हैं। तो ये तो बात थी आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोडायाफर्स एंड आइसोबार्स। अब हम क्या बात करें, टाइप्स ऑफ एमिशन। तो जैसे हमारे जो डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमिशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अल्फा डीके की बात करेंगे। फर्स्ट किसकी, अल्फा डीके की बात करेंगे। आपको पता है अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4-2, यही होता है ना अल्फा पार्टिकल, हीलियम 4-2, ये वाला आइसोटोप होता है हीलियम का। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई एक्स न्यूक्लियाई है, उसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, और यहाँ से वो अल्फा डीके उसने शो किया, अल्फा डीके शो किया, तो XA-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 हीलियम, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल निकला, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो n/p रेशो होता है, n/p रेशो जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब अल्फा डीके होता है तो n/p रेशो क्या होता है, इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं आराम से इसको, ठीक है। ये तो अभी बात किसकी, अल्फा डीके की। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी, सेकंड बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा डीके, तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, क्या होते हैं, बीटा डीके, ठीक है। इसको बीटा माइनस, समटाइम्स को बीटा माइनस डीके भी बोलते हैं। तो बीटा डीके में क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स न्यूक्लियाई है, वही जेड। तो जब इसने बीटा डीके शो किया तो मास नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, एक एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, और एक यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन टाइप क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस यहाँ पर एक पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, ठीक है। ये था बीटा डी का डीके। अब इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो की बात करूँ तो वो क्या होगा, बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, लेकिन मास नंबर सेम रहा, तो हुआ क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होगा वो कन्वर्ट हुआ होगा प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो n/p रेशो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ पर n/p रेशो एक कम आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड बात करूँ किसकी मैं, पॉजिट्रॉन एमिशन की, पॉजिट्रॉन एमिशन या डीके बोल देते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन बेसिकली इसका उल्टा पार्टिकल होता है, जैसे बीटा होता है ये बीटा पॉजिटिव भी बोल देते हैं कभी कभार इसको। तो यहाँ पर एक्स ए जेड है, और अगर पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ तो हमेशा अभी क्या होगा, यहाँ पर मास नंबर इनमें क्या होगा, सेम ही रहेगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर में चाहिए, अब z-1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, वहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक क्या निकलेगा, एक यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकलेगा, प्लस यहाँ पर न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, न्यूट्रिनो। फिर आता है फोर्थ मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी समटाइम्स वो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, यहाँ पर एक्स है ए और जेड। अब यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, वहाँ से कैप्चरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, वहाँ से एटम से इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पर एटम क्या करना चाहता है, अपने आप को न्यूक्लियस क्या करना चाहेगा, करना चाहेगा, न्यूट्रल करना चाहेगा, और अगर न्यूट्रल करना चाहेगा तो एक प्रोटॉन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पर बेसिकली कैसे होगा, एक्स ए प्रोटॉन एक कम हो जाएगा, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब एक्स बेसिकली यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी शेल से नीचे आ रहा होगा तो रेडिएशन एमिट करता है, तो यहाँ पर एक्स रेज निकलती हैं, ठीक है, एक्स रेज भी निकलती हैं, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा प्रोटॉन होता है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो n/p रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, n/p रेशो इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली बीटा मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन में भी n/p रेशो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो थे मेरे क्या एमिशंस थे या डीके थे। नेक्स्ट है मेरा क्या, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली कुछ नहीं है कि जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस में हमारे जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों बाइंड होके रहते हैं ना वहाँ पर, तो उसी को बाइंडिंग में जो एनर्जी होती है वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। वो कितनी, उनके बाइंडिंग से कुछ एनर्जी रिलीज ही होती है एक तरह से। तो वो कब ऑब्जर्व होती है, जब मेरा मास डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मास डिफेक्ट क्या है, बेसिकली डेल्टा एम अगर मैं बात करूँ तो मास डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास, ठीक है। एक्चुअल मास और थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे हम, हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास पता होता है, उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, उनको प्लस कर देंगे। तो अगर मैं क्या करूँ, प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर दूँ मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, और प्लस कर दूँ यहाँ पर न्यूट्रॉन ले लूँ और उनको मल्टीप्लाई कर दूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन से, कुछ इस तरह से कर सकते हैं ना। ये हो गया मेरा थ्योरेटिकल, माइनस यहाँ पर एक्चुअल मास m कर देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आप निकालोगे तो आप देखोगे ये वाला ज़्यादातर कभी ज़्यादा आ रहा होता है, वो कम आ रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ मास डिफेक्ट जनरेट होता है, डेल्टा m आ जाता है, ठीक है। अब इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना तो हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, E=mc² होता है, तो डेल्टा m। अब c² को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, बाइंडिंग एनर्जी। यही जो होती है मेरी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का कुछ ग्राफ वगैरह, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली अगर स्टेबिलिटी आपको बतानी किसी न्यूक्लियस की, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको देखने पड़ेंगे, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बेसिकली कौन बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और हम बाइंडिंग एनर्जी पर मोल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर से उसका मैं वेरी देखूँ तो ये ऐसा एक्चुअल ऐसा ग्राफ नहीं होता, बस ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरफ जाओगे आप तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो हीलियम हाइड्रोजन से लेके आयरन तक जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम पहुँचेगी कहाँ पे, यहाँ पर हाईएस्ट होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और फिर आपकी यहाँ पर फिर से डिक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी कुछ वेरी करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट होती है 56 Fe के लिए, मतलब वहाँ पर सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो 56 Fe है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी N/P रेशो की बात करते हैं। तो N/P रेशो क्या होता है, तो N/P न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पर स्टेबल, बेसिकली यहाँ से भी हमें थोड़ा स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन सा डीके करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन से स्टेबल होंगे। तो ये जो आपको बेल्ट दिख रही है ना, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, ठीक है, मतलब इस बेल्ट पे जो लाई करेंगे न्यूक्लियस वो स्टेबल होते हैं, वो कुछ डीके प्रोसेस दिखाएंगे नहीं। तो इनका जो N/P रेशो होता है वो इक्वल होता है मेरा 1 से लेके 1.6 तक, ठीक है। इस लाइन पे जो N/P रेशो है वो 1 के इक्वल है इस लाइन पे, और आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 20 तक N/P रेशो 1 के इक्वल होता है और वो स्टेबल होते हैं। सिर्फ 20 तक ऐसा होता है, 20 से ऊपर ऐसा नहीं होता, ठीक है, फिर चेंज आने लग जाता है। तो इस तरफ बिलो इस लाइन के N/P क्या है, यहाँ पर लेस देन 1 है, और यहाँ अबव क्या है N/P यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो ये बेल्ट की तरफ जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, N/P रेशो को कम करना चाहेगा। और कम कब होता है, जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके करेंगे। ये वाले क्या करेंगे, N/P को बढ़ाने चाहेंगे, ठीक है, कम है ना पहले से, तो इनको बढ़ाएंगे तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर आपको अल्फा डीके वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग फ्रैक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली कैसे, जैसे बाइंडिंग होती है ना न्यूक्लियस के अरेंजमेंट, बेसिकली अगर मैं बात करूँ किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट न्यूक्लियस में कैसा है, वही मेरा पैकिंग फ्रैक्शन बताता है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, एक्चुअल आइसोटोपिक मास डिवाइड माइनस मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर इंटू 10⁴ होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये मास डिफेक्ट थोड़ा उल्टा सा नहीं लग रहा, ठीक है। मास डिफेक्ट में करते थे हम मास नंबर, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लेते थे, माइनस करते थे एक्चुअल मास को, तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मास डिफेक्ट आता था। यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, एक्चुअल मास आपको पता ही है थोड़ा सा कम रहता है मास नंबर से, तो उस केस में मतलब हमेशा नहीं होता ऐसा, वो जब स्टेबल न्यूक्लियाई होगा तभी ऐसा होगा, मतलब अगर मास डिफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा होगा, तो इससे हम निकालते हैं, बस उल्टा है ये एक तरह से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये मास ऑब्जर्व्ड माइनस ए मास नंबर डिवाइड बाय ए इंटू 10⁴। ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन आपका नेगेटिव आता है, नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल है और रेडियो एक्टिविटी जल्दी शो नहीं करेगा, और अगर वो क्या है पॉजिटिव है या 0 है तो इस केस में अनस्टेबल होगा, या बोल दूंगा मैं, और रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव होगा। तो ये था यहाँ पर किसका सिग्निफिकेंस का, पैकिंग फ्रैक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब या तो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दूँ। तो अगर न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस को स्फेयर मान के चलते हैं, न्यूक्लियस को अगर मैं स्फेयर को काटूंगा तो क्या दिखेगा, मेरे को सर्कल दिखेगा, तो एरिया क्या आएगा वहाँ से, एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, πr² ही तो आएगा, यहाँ पर πr² आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें पाई की वैल्यू तो पता होती है, लेकिन आर कैसे निकालेंगे, तो आर कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है R = R0 a⁴ ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आर यहाँ से R0 क्या है, बेसिकली R0 एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.4 फर्मी, और फर्मी क्या होती है, यूनिट होती है लेंथ की, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फर्मी, एक फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इससे आप यहाँ से आप R0 पता चल गया आपको, ये इसको उसमें पुट कर दो, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका, एरिया = आ जाएगा R0 हो जाएगा और a⁴ हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको R0 की वैल्यू पता है, ए तो पता ही होगा आपको मास नंबर है, और पाई की वैल्यू पता होती है, आप यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट क्या है आपका, वो है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू बेसिकली क्या होती है, एनर्जी बताती है रिएक्शन में कितनी निकली, कितनी गेन हुई होगी न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये क्यू वैल्यू होती है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पे कोई रिएक्शन हो रही है,
इस तरह से A प्लस B दे रहे हैं मुझे C प्लस D, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम Q वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे मास ऑफ प्रोडक्ट C एंड D। तो ये उल्टा ही लग रहा है आपको केमिकल रिएक्शन में करते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते थे। अगर वो नेगेटिव आ रही होती तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आ रही होती तो एंडोथर्मिक। बट यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा होगा। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, Q वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ये तो सॉरी यहाँ पे मास डिफेक्ट था ना सिर्फ, इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 931.5। इसको एनर्जी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके हमारी Q वैल्यू आती है, ठीक है। वही मास, जैसे मास डिफेक्ट में हम उसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर Q वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। एक्सोथर्मिक आ गया, और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। और ऐसे ही अगर ये नेगेटिव आई तो एंडोथर्मिक, उल्टा हो रहा है, एंडोथर्मिक और नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगा। लास्ट है हमारा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, अब तो आपको पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड बेसिकली एक मिनिमम एनर्जी के लिए टर्म यूज़ करी जाती है। तो ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसी प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस है मेरा, उसमें मैंने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाया, ठीक है, फिर वो फर्दर स्प्लिट करेगा डॉटर न्यूक्लियाई में, तो कुछ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वो पार्टिकल चाहिए ना, तो उसी पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज A है रिएक्टेंट मेरा और B क्या है मेरा, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल, और ये क्या दे रहे हैं मुझे, C प्लस D दे रहे हैं रिएक्ट करके। तो जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आएगी वो इक्वल आएगी किसके, माइनस नेगेटिव ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इनटू Q वैल्यू। जो Q वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ना अभी, वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल लेते हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल की, मतलब उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल होता है और एक इजेक्टाइल होता है। तो कभी आपके पास ऐसे कोई न्यूक्लियस दे रखा हो A और Z, और यहाँ पर कुछ ऐसे XY लिख रखा हो, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हो, तो मतलब ये जो होगा आपका प्रोजेक्टाइल होगा जिससे रिएक्शन प्रोसीड करवाई होगी, ये जो होगा आपका इजेक्टाइल होगा। इजेक्टाइल मतलब जो आफ्टर रिएक्शन कोई पार्टिकल निकला होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल जनरली पार्टिकल्स ही होते हैं, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल होंगे, ठीक है। लास्ट जो है हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर आइसोमर्स है टॉपिक, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स बेसिकली ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनका सब कुछ सेम होगा, वो बिल्कुल आप बता नहीं सकते कि कुछ सब कुछ सेम होगा। सेम मतलब मास नंबर भी सेम होगा, मास नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ठीक है। मास नंबर भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन उनकी कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जैसे हाफ लाइफ हो गई, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, ये सब डिफरेंट होंगी, तो उनको हम न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, ब्रोमीन का एक 8035 वाला मेटा स्टेबल होता है, ये वाला कौन सा मेटा स्टेबल है, आइसोमर्स है, और एक ब्रोमीन जो होती है ग्राउंड स्टेट में जो होती है बेसिकली 8035। तो आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, ये G बोल देते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट में ये स्टेबल है, ठीक है, ये मेटल स्टेबल स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखते हैं मास नंबर भी सेम है लेकिन, और एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन क्या होती है इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट होती हैं, इसकी वजह से इनको हम न्यूक्लियर आइसोमर में कंसीडर करते हैं। तो ये बात थी आपकी किसकी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमने ESR पढ़ लिया अच्छे से, और हमने मॉसबेर पढ़ लिया, और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो इन दोनों चैप्टर को अगर बताएं तो एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आराम से, और वो भी 4-4 नंबर का आता है। तो 8, अगर 8 नंबर आपको इस लेक्चर से मिल रहे हैं 1.5-2 घंटे में, तो क्या बुराई है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस खिलाऊंगा उसको तो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नए क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने ज़्यादा क्वेश्चंस तो किए नहीं, तो उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। तो अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।